वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्मीमानसा चैनल पर आप सभी सनातन धर्मियों, धर्मध्वज वाहकों, विद्वानों, सुधी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आपके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। नया इसलिए कि वैसे तो ये विषय कुछ महीनों से संसार में चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ नई बातें उभर कर सामने आई हैं और इसका संबंध है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। उसी को लेकर ये वार्ता है, क्योंकि इधर हमने देखा है कि कई परिवर्तन हुए हैं और नित नए कुछ कुछ हमको देखने सुनने को मिलता है। तो जैसा कि हमारे दर्शकों को ज्ञात है कि पिछले शुक्रवार को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की वार्ता हुई थी, शिखर वार्ता, और उसके उपरांत ट्रंप ने कहा था कि मैं जेलेंस्की से बात करूंगा और उसके बाद में आगे की क्या रूपरेखा होगी वो तय होगी। अब देखने वाली बात यह है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को फ़ोन किया और जेलेंस्की को वाशिंगटन बुलाया गया, वाशिंगटन डीसी। तो जेलेंस्की वहाँ अकेले नहीं गए। जेलेंस्की जो हैं यूरोपियन यूनियन के जो अन्य नेता हैं उन सबको लेकर गए। और जैसे रूस की जो इटली की प्रधानमंत्री हैं उनका भी जो मेलोनी हैं, जॉर्जिया मेलोनी, वो भी उपस्थित थी, अन्य भी नेतागण उपस्थित थे। तो वहाँ वस्तुतः हुआ यह है कि एक तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि अलास्का में क्या हुआ। अलास्का की बैठक से पूर्व ही ट्रंप अपने स्वभावानुसार बहुत कुछ अनाप शनाप बोल गए थे कि पहले ही 2 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि शांति संधि होगी या नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि मैं 2 ही मिनट में बता दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे तक उनकी वार्ता चलती रही। वार्ता के बाद जो एक प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था वह एक आलाप था, अर्थात ट्रंप और पुतिन ने अपनी ओर से अपनी बातें रखी, लेकिन किसी भी संवाददाता का कोई प्रश्न नहीं लिया गया और दोनों वहाँ से उठकर चले आए। उस समय की जो स्थिति थी ट्रंप की, वो बड़ी ही दयनीय और हास्यास्पद स्थिति लग रही थी। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा था कि ट्रंप घबराए हुए से लग रहे हैं और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए लगता है इसका उन्हें आभास नहीं है। और बड़ी ही छिछली बातें वो कर रहे हैं कि हमारी भेंट हुई है, हमारी बड़ी अच्छी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन क्या वार्ताएं हुई हैं, किस प्रकार की वार्ता हुई है, इस बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं किसी को। तो ऐसा है कि ट्रंप थोड़े से हल्के पड़ गए पुतिन के सामने, क्योंकि देखा जाए तो अभी संसार में जितने भी शासनाध्यक्ष हैं उनमें पुतिन लगभग पिछले 30 वर्षों से रूस के शीर्ष पर, रूसी सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए। तो इतना अनुभव तो ट्रंप के पास नहीं है। कहते हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं उनके तो 31 वर्ष बीत चुके हैं विदेश मंत्री के रूप में। तो इस प्रकार से हम देखें तो ट्रंप पुतिन की जो तैयारी थी वो बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी, लेकिन ट्रंप की उस प्रकार की तैयारी नहीं थी।
ट्रंप तो हर समय अहंकार में रहते हैं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, किसी को कुछ कहूँगा और उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, इस प्रकार का कुछ होता है उनका। लेकिन आप जानते हैं कि ये सारी बातें ऐसे चलती नहीं हैं। जब वो हमारे प्रधानमंत्री से नहीं कुछ मनवा सके तो और क्या कर पाएंगे कहीं और। तो उसके बाद ये कहिए कि पृष्ठभूमि थी, जिसके बाद जो है ये वार्ता हुई वाशिंगटन डीसी में, जिसमें ज़ेलेंस्की अपने साथ यूरोप के नेताओं को ले गए थे और उनके साथ बैठक हुई। और बैठक में जो बातें हुई हैं उनमें एक तो यह है कि जैसा कि आप सबको विदित होगा कि यह जो युद्ध है अब तो ये 8वां महीना है, तो फरवरी में शुरू हुआ था, तो आप लगा लीजिए कि 3.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। किसी भी युद्ध के लिए 3.5 वर्षों तक उसका जारी रहना, उसका चलना, ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत लंबा खिंच गया, बहुत लंबा युद्ध हुआ। युद्ध में सामान्यतया हानि दोनों पक्षों को उठानी पड़ती है। रूस को भी बहुत हानि उठानी पड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व ही एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि रूस की स्थिति पर एक लेख लिखिए। तो मैंने उनको लेख लिखकर दिया था जिसमें बताया था कि रूस की कितनी हानि हुई है इस युद्ध में। तभी मैंने कहा था, और अब तो और भी हानि हुई होगी। रूस में 13-14 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि वहाँ एब्सोल्यूट वॉल्यूम टर्म्स में, नंबर टर्म्स में रूस की जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या कब घटती है? जब किसी देश की जो जन्म दर है उससे अधिक हो मृत्यु दर। तो अर्थात जब बच्चे कम जन्म ले रहे हों और वृद्धों की संख्या अधिक हो और वे मर रहे हों, तो ऐसी स्थिति रूस की हो गई है। ऐसे में उसको बड़ा भारी पड़ता है अपनी सैन्य क्षमता को बनाए रखना, विशेषकर जहां मनुष्य चाहिए बड़ी संख्या में। तो रूस की जो स्थिति है वह भी अच्छी नहीं है। बहुत अधिक मात्रा में धन का भी अपव्यय होता है युद्ध में, और आपका बहुत कुछ, आपकी संपदा नष्ट हो जाती है, उसकी भरपाई करना कठिन होता है। लेकिन यहाँ तो भरपाई की स्थिति अभी आ ही नहीं रही है, क्योंकि 3.5 वर्षों से युद्ध ही चल रहा है। तो निरंतर उसमें धन की हानि हो रही है, जन की हानि हो रही है। तो ऐसे में रूस के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन रूस की तुलना में यूक्रेन की स्थिति तो अत्यंत दयनीय है। कहते हैं कि उसकी जितनी जनसंख्या है उसका जो आधा हिस्सा है वो यूक्रेन छोड़कर बाहर जा चुका है। उसके अनेक नगर बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुके हैं, और उसकी क्षमता, सैन्य क्षमता, चूंकि रूस से बहुत कम है, अतः वह यूरोप के देशों पर आश्रित है और अमेरिका पर भी आश्रित है सैन्य सामग्री के लिए। तो ऐसा है कि इस युद्ध से एक चीज तो बड़ी साफ हमें दिखती है कि कोई भी देश यदि वो अपने बल पर युद्ध नहीं लड़ रहा है, अन्य की सहायता से युद्ध लड़ रहा है,
तो आप समझिए वो बहुत दिनों तक खींच नहीं सकता और उसकी पराजय में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की अपनी क्षमता नहीं है। तो यूरोप के देशों से और अमेरिका से वो सामग्री लेता रहा है, सहायता लेता रहा है, धन की भी सहायता लेता रहा है, लेकिन उससे काम आपका चलता नहीं है। यह पाकिस्तान के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है। पाकिस्तान ने जब भी भारत के साथ युद्ध किया तो वो किसी और देश जैसे अमेरिका, चीन आदि के बलबूते किया और परिणाम यह हुआ कि हर बार उसकी पराजय हुई। अभी भी विधाता की कृपा से वो बच गया। यदि वो गिड़गिड़ाता नहीं, यदि वो युद्ध विराम के लिए घुटने नहीं टेकता, तो पाकिस्तान का कितना विनाश होता यह हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वही हाल यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन छत विछत हो चुका है, पंगु हो चुका है और कहते हैं कि उसका लगभग 10 से 20% जो हिस्सा रूस से सटता हुआ क्षेत्र है, लगा हुआ क्षेत्र है, उस पर रूस ने अधिकार कर लिया है। अब यदि कोई शांति की बात होती है, कोई प्रस्ताव आता है, युद्ध विराम की बात की जाती है, तो हम आप आसानी से समझ सकते हैं कि रूस की शर्त क्या होगी और ज़ेलेंस्की क्या कहेंगे, अर्थात यूक्रेन क्या कहेगा। तो पहली बात है कि रूस ने अपनी जितनी हानि की है अभी तक, जितना उसका धन बल गया है, जन बल गया है, तो वह यूक्रेन में जिन क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया है उन क्षेत्रों को छोड़कर पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि यदि छोड़कर पीछे जाएगा तो उसका भी तो देश है। उस देश के लोग पूछेंगे कि भाई इस युद्ध में तो आपने केवल गंवाया ही, आपको मिला क्या। इसलिए पुतिन ने ये स्पष्ट किया है कि हमने जहां तक अधिकार कर लिया है उस पर अब हमारा अधिकार रहेगा और हम फिर शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की के लिए क्या स्थिति है कि यदि वो इस शर्त को मानते हुए शांति प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो उनका देश भी कहेगा फिर तुमने युद्ध में भाग ही क्यों लिया, आरंभ में ही तुम एक प्रकार से सरेंडर कर देते तो कम से कम इतनी भूमि तो नहीं जाती। इसलिए ज़ेलेंस्की के लिए भी स्थिति बहुत ही दयनीय है कि वो इस शर्त पर शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। साथ में ज़ेलेंस्की के साथ जो लोग गए थे, नेता गए थे यूरोप के ट्रंप से मिलने, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि भाई हम तो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कठिनाई यहां पर यह है कि यूरोप के नेताओं को तो कुछ करना नहीं है। यहां तो बात है ज़ेलेंस्की की और यूरोप के पास इतनी सैन्य क्षमता अपनी नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की को शक्तिशाली बना सकें और इस योग्य बना सकें कि वो पुतिन को पराजित कर दें, अर्थात रूस को पराजित कर दें। यदि ऐसी स्थिति होती तो कब का यह काम हो गया होता। ट्रंप जो है एक तीसरा पक्ष है, उनका मानना है कि भाई पुतिन की बात हमें माननी पड़ेगी, लेकिन उनकी दृष्टि जो 2 चीजों पर टिकी है। एक तो वो चाहते हैं कि इस शांति प्रस्ताव के लिए ट्रंप भी यूक्रेन से कुछ लें। यूक्रेन जो है
वहां पर अपार खनिज संपदा है। तो उस खनिज संपदा में से कुछ हिस्सा चाहते हैं ट्रंप। दूसरा, वो यह भी चाहते हैं कि पुतिन से यदि मित्रता हो जाती है तो वैसी स्थिति में रूस के साथ उनका व्यापार बढ़ जाएगा। रूस पर जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो सैंक्शन हट जाएंगे, सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। रूस अपेक्षाकृत एक बड़ा देश है, तो यदि उसकी क्षमतानुसार व्यापार होगा तो उससे अमेरिका को बहुत लाभ होगा। तो अमेरिका शुद्ध रूप से एक व्यापारिक दृष्टि से इस शांति प्रस्ताव को देख रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, यह विचार करने योग्य है। आगे यह होगा कि रूस तो इसको छोड़ेगा नहीं। बहुत सबूत ऐसा हो सकता है कि जब गहन वार्ता होगी तो रूस यह कह सकता है कि छोटा मोटा क्षेत्र मैं छोड़ दूंगा, पुतिन कह सकते हैं। लेकिन जो बड़ा हिस्सा है उसको तो वो कदापि नहीं छोड़ेंगे। इस पर यह भी हो सकता है कि ज़ेलेंस्की को यूरोपियन यूनियन जो है और उकसाए और भड़काए, कुछ सैन्य सामग्री दिला दे अमेरिका से, तो युद्ध थोड़ा सा और खिंच जाएगा। लेकिन खिंचने के बाद भी क्या होगा? ज़ेलेंस्की के कारण या इस युद्ध के कारण यूक्रेन की और हानि होगी और यह हानि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यह भी संभावना है कि कुछ और क्षेत्र पर रूस अधिकार जमा ले। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से रूस अपनी स्थिति से बहुत पीछे जा सकता है। और अंततोगत्वा ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के दबाव में और रूस की कठोरता के कारण ज़ेलेंस्की को ही पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटने का खतरा एक ये है कि ज़ेलेंस्की फिर हो सकता है राष्ट्रपति न रह पाए, क्योंकि वो बिल्कुल अब अलोकप्रिय हो जाएंगे अपने देश में, क्योंकि उनके कारण यूक्रेन के लोगों को केवल और केवल हानि ही सहनी पड़ी है, यह भी है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति क्या बनती है? स्थिति यह बनती है कि वो जो भई सांप छछूंदर गति, सांप और छछूंदर की गति हो गई है, क्योंकि यहां न कुछ उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि कालांतर में ज़ेलेंस्की को ही झुकना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत लेन देन में लचीलापन रूस अपना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जितने बड़े हिस्से पर रूस ने अधिकार जमाया है उस सारा का सारा हिस्सा यूक्रेन को वापस कर दे। यह तो भूल जाए, यह तो असंभव है। इसका एक और कारण है। कारण यह है कि अभी पुतिन जिस प्रकार से अलास्का में ट्रंप से मिले और उसके बाद की जो स्थिति बनी है उसमें पुतिन बहुत ही सबल, सक्षम और कहें कि बलशाली बन के उभरे। ये वही पुतिन है जिनको युद्ध अपराधी कहा गया, वार प्रिजनर कहा गया, पता नहीं क्या क्या वार क्रिमिनल कहा गया। एक प्रकार से उनको विजातीय बना दिया था यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने। लेकिन ट्रंप को अलास्का में रेड कारपेट स्वागत किया गया, ट्रंप ने स्वयं स्वागत किया और 3 घंटे की बैठक के बाद ट्रंप की बोलती बंद हो गई। तो इससे पुतिन की जो छवि है और उनका जो आकार प्रकार है वो बहुत बड़ा हो गया है और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि उनको किसी झांसे में नहीं लिया जा सकता
और ये यूरोपियन यूनियन या अमेरिका उनकी बाहें नहीं मरोड़ सकता। इस प्रकार पुतिन का जो ये बड़ा रूप है, आकार है, वह भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और ज़ेलेंस्की के लिए एक समस्या है। क्योंकि यदि पुतिन कमजोर पड़ जाते, पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, शांति हो, लेकिन अपने आचरण में वो इसके लिए आतुर नहीं दिखते और बड़े संयमित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। इससे उनका जो बल है वो दिखता है। और आप देखें कि यह ट्रंप के आचरण से भी प्रकट हो रहा है। अब देखिए कि कहा जाता है कि जब अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में ज़ेलेंस्की सहित सारे यूरोप के नेताओं से जब वार्ता चल रही थी, तो उस कमरे से ही ट्रंप उठकर चले गए और किसी दूसरे कमरे से उन्होंने पुतिन को फोन लगाया और जितनी बातचीत ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन से उनकी हुई थी, वो सारी बातें पुतिन को बता दी और उस पर पुतिन की प्रतिक्रिया उन्होंने ली। तो ये जो आचरण है, ये अपने आप में बड़ा ही ओछा आचरण है ट्रंप के पक्ष में, क्योंकि जब वो पुतिन से बात कर रहे थे तो उस वार्ता के बीच तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को नहीं फोन किया, लेकिन यहां वो ज़ेलेंस्की से बात करने के बीच में पुतिन से बात करते हैं। इसका मतलब है कि वह पुतिन को बहुत महत्व दे रहे हैं और इसका भी कारण स्पष्ट है। उनका ऐसा मानना है कि यदि पुतिन से हमारा संबंध मधुर हो जाए तो हमारे बीच व्यापार बहुत बढ़ जाएगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पर्याप्त लाभ मिलेगा। ज़ेलेंस्की आनुपातिक रूप से छोटा देश है, तो उससे तो वो केवल खनिज संपदा लेने को ही सोच रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि यदि ये शांति वार्ता हो गई तो हम इतना ले लेंगे उनसे। तो अब क्या है कि भई गति सांप छछूंदर की, ज़ेलेंस्की, ट्रंप और यूरोपियन यूनियन, ये तीनों की सांप छछूंदर की गति हो गई है। पुतिन के अतिरिक्त जो दूसरा नेता कह सकते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में और बड़ा बनकर उभरा है, वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि वो वैसे तो पहले भी केंद्र में थे। पहली बात तो यह है कि मोदी जी की विशेषता यह है कि वो अकेले संसार में ऐसे नेता हैं जिन पर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों समान रूप से विश्वास करते हैं और दोनों से उनके मधुर संबंध है। आए दिन दोनों से मोदी जी की बातचीत होती रहती है। अभी जब अलास्का में बैठक हुई और वहां से लौटकर पुतिन आए तो उन्होंने तुरंत मोदी जी को फोन किया और सारी बातें बताई और मोदी जी ने एक्स के माध्यम से उसका प्रकटीकरण किया है और अपने एक्स वाले संदेश में उन्होंने यह आशा प्रकट की है कि शांति स्थापित हो निकट भविष्य में। दूसरा क्या है कि ये भारत है
जिसको एक प्रकार से ट्रंप ने दंडित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ट्रंप का मानना था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और प्रकारांतर से उसको धन दे रहा है भारत, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। यदि भारत ऐसा न करता तो रूस युद्ध नहीं लड़ता या समझौते के लिए मान जाता। तो भारत एक प्रकार से केंद्र में आ गया। लेकिन अब ट्रंप ने स्वयं देख लिया है कि पुतिन कहां है और ज़ेलेंस्की कहां है। तो मुझे लगता है इससे मोदी जी का जो छवि है और निखरी है और बढ़िया बन के आई है सामने। कि एक तो उन्हें व्यर्थ जो है टैरिफ का ये उनके सामने एक कहिए कि बाधा ट्रंप ने उत्पन्न की है, तो ट्रंप को उसका भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। आए दिन आप समाचार में देखते होंगे कि अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वहाँ का जो जन सामान्य है वो बिल्कुल बहुत परेशान है। उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो टैरिफ से कोई लाभ अमेरिका को हुआ नहीं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हानि अवश्य हो गई है। तो इस पूरे प्रकरण में ट्रंप की स्थिति जो है वो बिल्कुल कहिए कि और भी दयनीय होती जा रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यही स्थिति यदि बनी रहे तो ट्रंप अपना सर नोचेंगे अपनी कुंठा में असफलता के कारण, और पता नहीं कैसे कैसे ऊटपटांग कदम उठा लें, कोई नहीं जानता। तो ट्रंप की अपरिपक्वता के कारण यह युद्ध अभी भी चल रहा है। पहले तो इनसे पहले जो बाइडेन थे उन्होंने युद्ध का खुला समर्थन किया, सैन्य सामग्री दी, धन दिया। अब ट्रंप यह चाहते हैं कि सैन्य सामग्री हम देंगे तो, लेकिन पैसे पर देंगे, मतलब बेचेंगे। और पैसा कौन देगा? तो यूरोपियन यूनियन देगा। यूरोपियन यूनियन कितना पैसा दे सकता है? यूरोप के देश अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं। वहां पर एक प्रकार के समाजवाद का या साम्यवाद का, कम्युनिज्म का ऐसा रोग पकड़ लिया है कि सारी सुख सुविधाएं वहां की सरकारें अपने लोगों को देना चाहती हैं, जिसके फलस्वरूप सरकारों के पास कुछ पैसा बचता नहीं है। और उन सरकारों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से युद्ध में हिस्सा लें या युद्ध की सहायता करें। युद्ध में किसी की ऐसी स्थिति नहीं है। ये देश, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, नीदरलैंड हो, डेनमार्क हो, ये सब अपने लोगों से अधिकतम मात्रा में टैक्स लेते हैं और अपने लोगों में बांट देते हैं। इनके लोग एक प्रकार से अकर्मण्य निठल्ले हो गए हैं और उनको आदत पड़ गई है मुफ्तखोरी की। तो आप देखिए उनमें बल ही नहीं बचा है कि वो लड़ पाएंगे। अमेरिका चाहे जितना कूद रहा हो, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। क्या वो अपनी सेना भेज सकता है यूक्रेन में रूस से लड़ने को? संभावना शून्य है,
क्योंकि अमेरिका देख चुका है अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में, वियतनाम में अपनी सेनाओं को भेजकर, और अमेरिका बुरी तरह पिट गया। तो इसलिए यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि कालांतर में पुतिन की शर्तों पर ही शांति संधि होगी। लेकिन मेरा मानना है यदि पुतिन की शर्तों पर यह शांति संधि होनी है तो क्यों न अविलंब इसको कर लिया जाए। उससे यूक्रेन और रूस दोनों की जो निरंतर हो रही हानि है वो रुक जाएगी। मनुष्य कहीं भी मरते हो तो ये बात श्रेयस्कर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार से ऐसी सद्बुद्धि इन सब में आए कि शीघ्रातिशीघ्र इस युद्ध का अंत हो जाए और स्थायी अंत हो, ताकि रूस में भी शांति स्थापित हो, यूक्रेन में भी शांति स्थापित हो। यूक्रेन की इतनी हानि हो चुकी है कि अभी आने वाले मुझे लगता है दशकों तक उस देश को निर्माण में ही लगना होगा। उसके जो लाखों लोग बाहर गए हैं उनको वापस बुलाना होगा, नए सिरे से उनके जीवन को संवारना होगा। इस सब में बहुत समय लगेगा, बहुत धन लगेगा। इसलिए ये जितनी जल्दी हो मानवता के लिए उतना ही अच्छा है। अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो विचारणीय है कि आप देखिए ध्यान से कि कहते हैं सबसे अधिक युद्ध संसार भर में या तो ईसाइयों ने आपस में किए हैं या मुसलमानों ने। मैं उन युद्धों की बात नहीं कर रहा हूं जब मुसलमान किसी दूसरे से लड़ते हो, ईसाई किसी दूसरे से लड़ते हो। मैं उन लड़ाइयों की बात कर रहा हूं जो ये आपस में लड़ते हैं। दोनों विश्व युद्ध जिसको कहते हैं वो केवल और केवल ईसाइयों ने ही लड़े थे आपस में। एक जापान को यदि अपवाद स्वरूप आप छोड़ दें तो सारे देश ईसाई थे। और अभी भी आप देखिए कि यूक्रेन भी ईसाई देश है, रूस भी ईसाई देश है, दोनों लड़ रहे हैं। ये लड़ मरने को ही बने हैं। वैसे ही मुसलमान है। आप देखिए कि सऊदी अरब, यूएई ये सारे मिलके यमन पर हमला करते हैं, और यमन पर हमला करने का मतलब होता है ईरान पर हमला करना। जो इस्लामी संसार है उसमें एक सऊदी अरब, एक तुर्की और एक ईरान, ये तो तीनों संसार भर में मुसलमानों का नेता बनना चाह रहे हैं। और इस कारण से तीनों ने एक एक धुरी बनाई हुई है और इनके ही चारों ओर घूम घूम के युद्ध होता है। इसके अतिरिक्त शिया सुन्नी का युद्ध आप जानते हैं। पाकिस्तान में अहमदियाओं को मुसलमान ही नहीं माना जाता है। आज भी उनको जहां देखो उनकी पिटाई हो जाती है, उनको मारा जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो संसार है इसमें सर्वाधिक अशांति काल तब आरंभ हुआ जब इस संसार के ऊपर क्रिश्चियनिटी ने कदम रखा। और क्रिश्चियनिटी की जो कॉपी है, नकल है, वो इस्लाम है। क्योंकि लगभग 70% जो कुरान है
वो बाइबल की कॉपी है। पैरा दर पैरा, पेज दर पेज, वाक्य दर वाक्य बाइबल से उठाया गया है। और ये दोनों अपने आप में एकांतिक है, अर्थात एक्सक्लूसिव है। ये किसी और को कुछ नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात कि इनके आपस में भी अनंत विभाजन है, जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और इधर कैथोलिक चर्च। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, एक नेस्टोरियन क्रिश्चियंस होते हैं, उनको जो मुख्य क्रिश्चियन है कैथोलिक, वो क्रिश्चियन ही नहीं मानते हैं। आप बताइए कैसी प्रवृत्ति है। और फिर उसको मार डालने की प्रवृत्ति। आप हिंदू समाज में कोई कैसा भी हिंदू हो, कोई हिंदू उसको इसलिए नहीं मारता कि तुम प्रमाण दिखाओ कि तुम कितने हिंदू हो, हम तुमको हिंदू नहीं मानते इसलिए तुम्हारी हत्या कर रहे हैं। तो हमारी जैसी शिक्षा है, जैसी जीवन पद्धति है, वैसी ही जीवन पद्धति एकमात्र है। वह एकमात्र जीवन पद्धति है जो इस संसार भर में शांति की गारंटी है। अन्यथा कभी भी यह संसार शांत नहीं रहेगा। शांत नहीं रहेगा तो समृद्ध भी नहीं रहेगा। और यदि शांति और समृद्धि नहीं है तो जीवन कहां है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इनको यथाशीघ्र सुधर जाना चाहिए और बड़े बड़े जो सनातनी हैं उनकी शरण में जाना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि न तो क्रिश्चियनिटी में कोई शासन व्यवस्था का वर्णन है, न इस्लाम में। दोनों में से कोई भी मजहब किसी भी राजा को या राज्य को नहीं मानता। इस्लाम में उम्मा है और क्रिश्चियनिटी जो है यूनिवर्सल रिलीजन। तो जब आपके पास राज्य नहीं है तो शासन कैसे किया जाता है आपको पता नहीं। और ये ट्रंप को देखकर भी लगता है, जेलेंस्की को देखकर के भी लगता है, और कुछ सीमा तक पुतिन को भी देखकर लगता है। आप देखें कि ट्रंप जैसा व्यक्ति शासक कैसे हो सकता है, जो सुबह कुछ बोलता है, दोपहर कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। तो वह आज एक अविश्वसनीय व्यक्ति है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जेलेंस्की को तो युद्ध में उतरना नहीं चाहिए था, उसको रूस को उकसाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विशद वर्णन है कि यदि शत्रु आपसे अनेक गुना बलशाली हो, बहुत बलशाली हो, और आपकी पराजय सुनिश्चित हो, तो ऐसे में युद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए, शक्ति की आराधना करनी चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए उस पल की जब आप देखें कि आप बलवान हो गए हैं और शत्रु अपेक्षाकृत दुर्बल हो गया। मैंने मदालसा की कथा सुनाई थी इसी चैनल पर, उसमें यह बात आती है कि कैसे बनारस के राजा ने, उस समय के काशी के राजा ने, इस शिक्षा पर बल देकर या इसका प्रयोग करके न केवल अपने राज्य को बचाया वरन कालांतर में विजयी सिद्ध हुआ। तो ये तो मूर्खता है।
कि आप स्वयं सहित लाखों करोड़ लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आपको शासन करना नहीं आता, इसलिए महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे राष्ट्र होता है। महाभारत में वर्णन है कि राष्ट्र को बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। यदि राष्ट्र बहुत छोटा है तो उस पर निरंतर संकट है शत्रुओं का। जब सोवियत यूनियन संघ का विभाजन हुआ तो उसी से टूटकर यूक्रेन बना, अपेक्षाकृत एक छोटा सा देश। क्यों अलग हुआ? रूस के साथ रहता। इन दोनों की भाषाएं लगभग एक हैं, एक ही तरह के लोग हैं। सच तो यह है कि रूस की शुरुआत ही कीव में हुई है, मतलब जो मूल रूसी क्षेत्र है वो कीव है, यूक्रेन है, बाद में विस्तार हुआ। तो ये जो सस्टेन करने वाली बात है, राष्ट्र का टिकाऊपन है, वो कैसे होगा? भारत इतना बड़ा देश है आज भी, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश निकल गए, अफगानिस्तान, म्यांमार सब निकल गए। इसके बावजूद आप देखें लगभग 120 करोड़ हिंदू रहते हैं इसमें और 20-25 करोड़ अन्य लोग रहते हैं। उनका एक देश है। क्या पूरा यूरोप जिसको कहा जाता है वो एक देश नहीं हो सकता? क्या अफ्रीका एक देश नहीं हो सकता? क्या ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यूएई आदि ये सब जो देश है, ये एक नहीं हो सकते? यदि ऐसे संसार में केवल 5-6 देश हो जाएं तो एक अपने आप में शक्ति संतुलन बन जाएगा और फिर आप मानकर चलिए कि युद्ध की संभावना बहुत घट जाएगी, बहुत घट जाएगी। क्योंकि जितने छोटे छोटे देश होते हैं उतनी सीमाओं की लड़ाई होती है, उतनी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट कापलान की पुस्तक है। रॉबर्ट कापलान अमेरिकी हैं और बहुत ही सुंदर पुस्तक है, आपको समय मिले तो अवश्य पढ़िए। वो बताते हैं कि कैसे एक भौगोलिक क्षेत्र में एक देश होना चाहिए, कटा छटा नहीं। तो उसमें आप वो मानते हैं कि बहुत सारे देश यूं ही बन गए हैं। जैसे उनका कहना है, रूस को ले लीजिए आप, विचित्र देश है जिसके पास में 12 मासा समुद्र के साथ उसका संपर्क नहीं है, क्योंकि उसके केवल उत्तर में समुद्र है या पूरब में समुद्र है। दोनों जगह अत्यधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो रूस पिछले 100 वर्षों से प्रयास करता रहा है कि कैसे इधर भारत की ओर या अफगानिस्तान के साइड से या कहीं से भी हमारी तरफ का जो समुद्र है उधर उसको एक मार्ग मिल जाए। चीन की भी कुछ स्थिति ऐसी ही थी, उसने विस्तारवाद के कारण थोड़ा सा समुद्र ले लिया, लेकिन फिर भी उसका जो अधिकतर हिस्सा है वो पूरब की तरफ, और जो विश्व है वो पश्चिम की तरफ है चीन की। तो उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसीलिए वो सी पैक कर रहा है पाकिस्तान के। तो रॉबर्ट कापलान ऐसे उदाहरण देते हैं कि फिर ऐसे देशों के बनने का क्या मतलब रह गया। या हम देखते हैं कि बहुत सारे लैंडलॉक्ड, जिसको स्थल रुद्ध देश कहते हैं, जैसे नेपाल को ले लीजिए, भूटान के ले लीजिए, इनका क्या भविष्य है? इनका कोई भविष्य नहीं। ये तो पर निर्भर है, पर आश्रित है दूसरे देशों पर, सीधा इनका समुद्र से कोई संपर्क नहीं।
तो इस युद्ध के की दृष्टि से अनेक प्रश्न उभरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके समाधान जो हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में है, सनातन धर्म में है। तो कालांतर में इन सभी को सनातनी होना पड़ेगा। यही एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर शांति और समृद्धि संसार भर में व्याप्त हो सकती है और सारे के सारे लोग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि केवल हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बात हम ही कह सकते हैं और तो कोई कहता नहीं। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वार्ता रुचिकर लगेगी और आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका सहयोग रहा तो बहुत थोड़े समय में ही हम 10,000 ही हो जाएंगे, तब एक सम्मानजनक संख्या हो जाएगी। आप में से अनेक लिखते हैं कि यहाँ अच्छी वार्ताएं होती हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन उस तरह का नहीं है, तो वो तो आपके सहयोग से ही आएगा। हमारा काम तो अपना काम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्मयोगी हैं, भगवान कृष्ण की बात मानते हैं और वो हम निरंतर किए जा रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारी वार्ता पर टिप्पणी करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें। तो फिर आगे किसी और दिन किसी और विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।